Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is UQ discussion of chemotherapeutic drugs. तो chemotherapeutic drugs की रिवीजन की सेकंड वीडियो है इसके UQ के पास पेपर की। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले इसको देख लेना, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा, मे भी आपको समझ आ जाए। प्रीवियस वीडियो में हमने पहले 4 क्वेश्चन को पढ़ा था, तो इस वीडियो के अंदर हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस 5th क्वेश्चन में पूरा सिनेरियो बताया हुआ है और सिनेरियो में टीबी का हवाला दिया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या थी। प्रोडक्टिव कफ थी। प्रोडक्टिव कफ का मतलब जिसमें स्पुटम आता है, लो ग्रेड फीवर है, एनोरेक्सिया है, वेट लॉस तकरीबन 88 वीक्स से है। अब 88 वीक्स कितना बनता है? आई थिंक एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 होते हैं, तो ये तकरीबन हो जाएगा तकरीबन 1.5 साल से। और इसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस हुआ और उसको एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग्स दी गई है। अब वो कहते हैं कि टीबी के अंदर मल्टी ड्रग थेरेपी क्यों करते हैं? इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है। इसके क्या 2 पॉइंट है? टू डिले द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस और टू इन्हांस एंटी माइकोबैक्टीरियल एफिकेसी। ठीक हो गया। तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए ड्रग कौन कौन से इस्तेमाल होती है, इसकी याद करने का तरीका क्या? स्ट्राइप है, सी से स्ट्रेप्टोमाइसिन, आर से लिफेम्पिन है, आई से आइसोनियाजाइड है, पी से पिराजोलामाइड है और ई से थैम्बियोटोल है। लेकिन इसके अलावा अल्टरनेटिव एजेंट कौन कौन सी यूज़ हो सकती है? केप्रोफ्लॉक्सासिन है, एथोनामाइड है, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड है, अमीकासिन है। ठीक है। जबकि लेप्रोसी के अंदर आप रिफेम्पिन इस्तेमाल करते हो, रिफेम्पिन के अलावा क्लोफिजामिन, डेप्सोन और हेकाडेप्सोन। जबकि नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम के लिए एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और कैलेथ्रोमाइसिन दोनों के दोनों मैक्रोलाइड हैं। जबकि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये है हमारी फ्लोरोक्विनिलोन। ठीक है, फ्लोरोक्विनिलोन। अभी कौन सी फ्लोरोक्विनिलोन है, किस जनरेशन में बिलोंग करती है? तो ये है हमारी तकरीबन आई थिंक 3rd या 4th जनरेशन से बिलोंग करती है। हम इस चैप्टर को निकाल लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर फ्लोरोक्विनिलोन है। तो जो नॉरफ्लॉक्सासिन है ये है 1st जनरेशन, जबकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन ये 2nd जनरेशन होती है। 3rd जनरेशन के अंदर लीवोचैमी और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। ठीक है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये 3rd जनरेशन फ्लॉक्सासिन है, लीवोचैमी। और जबकि किप्रो और ओफ्लॉक्सासिन ये 2nd के अंदर आती है और नॉरफ्लॉक्सासिन ये आती है 1st जनरेशन फ्लोरोक्विनिलोन। हमने क्या पढ़ना था? हमने ये पढ़ना था कि इनके में ड्रग कौन कौन सी यूज़ हो रही है, तो ये आपको ड्रग्स बता दी है। और ये सवाल क्या था? मल्टी ड्रग थेरेपी क्यों करते होते हैं। अब व्हाट इज़ द रेशनल ऑफ यूजिंग पीरियोडॉक्सिन विद आइसोनियाजाइड। तो ये वाला सवाल आया है कि अगर आइसोनियाजाइड देते हैं तो आइसोनियाजाइड के साथ पीरियोडॉक्सिन क्यों देते हैं? क्योंकि जो आइसोनियाजाइड होती है ना, जो आइसोनियाजाइड है ये स्ट्रक्चरली कॉन्जीनर है। कॉन्जीनर का मतलब होता है सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पीरियोडॉक्सिन से। तो असल में होता ये है कि जब इसकी टॉक्सिसिटी होती है, इसकी टॉक्सिसिटी किस वजह से होती है? पीरियोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जो ये एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग है आइसोनियाजाइड, ये पीरियोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी करवा देती है। पीरियोडॉक्सिन विटामिन B6 है, इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, रेस्टलेसनेस, मसल ट्विचिंग है और इंसोम्निया। इन सबको तो आपने इग्नोर मारना है, लेकिन पेरिफेरल न्यूराइटिस को आपने याद रखना है। इसको ओवरकम करने के लिए पीरियोडॉक्सिन की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तकरीबन 25 से लेकर 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ओरली देते होते हैं। जो आइसोनियाजाइड है हेपेटोटॉक्सिक होती है और कुछ ड्रग की मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देती है। किन ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को आपने याद रखना है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, PCV, लेकिन यहाँ पे V के बजाय W। P से फेनाटोइन है, V से वारफरीन है और C से कार्बामेजापिन होती है। इसके साथ साथ ये हिमोलिसिस भी करवा देती है, जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट की डेफिशिएंसी होती है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम की। इसके साथ साथ जिस तरह हाइड्रोलिजिन थी सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस करवाती है, तो ये भी सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस करवा सकती होती है। आगे, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 4 ड्रग रेजिमेंट्स। अब ड्रग रेजिमेंट कौन कौन से होते हैं? 3 तरह के रेजिमेंट होते हैं, एक है स्टैंडर्ड, एक है अल्टरनेटिव, एक है रेजिस्टेंस। अब जो स्टैंडर्ड और अल्टरनेटिव ये डिपेंड करते हैं किसकी रेजिस्टेंस पर? आइसोनियाजाइड की रेजिस्टेंस पर। कुछ एरियाज में या कुछ ऐसा होता है कि ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर कुछ आइसोनियाजाइड की रेजिस्टेंस 4% से कम होती है, तो उसके अंदर आप स्टैंडर्ड और अल्टरनेटिव रेजिमेंट यूज़ करोगे। और जब 4 से ज़्यादा होगी तब आप डिफरेंट कम्बिनेशन को यूज़ करोगे। पहले हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड में होगा क्या? इनिशियली 3 ड्रग्स हम देंगे, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिन और पिराजिनामाइड, ये 3 ड्रग्स देते हैं। ठीक है, IRP से आपने याद रखना है या PRI से याद रखना परी। ठीक है, और इसके साथ अगर ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबल है और ऑर्गेनिज्म में HIV नहीं है, HIV नेगेटिव है, क्योंकि आपको पता है कि HIV की वजह से इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है और इसी इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाती है और इस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की उम्दा एग्जाम्पल TB है।
अगर बंदे को HIV नहीं है तो pyrazinamide हम 2 महीने तक, 2 महीने के बाद छोड़ देंगे और ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करेंगे 4 महीने तक। 2 ड्रग रेजिमेंट, कौन सी 2 ड्रग रेजिमेंट होगी हमारी? ये आइसोनियाज़ाइड और रिफेम्पिन। लेकिन किस कंडीशन के अंदर? जब आइसोनियाज़ाइड की रेजिस्टेंस 4% से कम होती है। अल्टरनेटिव रेजिमेंट क्या होता है? अल्टरनेटिव रेजिमेंट में यह होता है कि आइसोनियाज़ाइड और रिफेम्पिन को 9 महीने तक इस्तेमाल करते होते हैं, 9 महीने तक, और फिर आइसोनियाज़ाइड या इथेम्ब्यूटोल को 18 महीने तक जाके इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये अल्टरनेटिव रेजिमेंट है। इसके बाद अगर रेजिस्टेंस वाला मैकेनिज्म हो जाता है तो तब क्या करोगे? तब इनिशियल जो ड्रग रेजिमेंट होगा वो इथेम्ब्यूटोल या स्ट्रेप्टोमाइसिन का होगा। यानी आप क्या करोगे, जो आइसोनियाज़ाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ गई ना, तो या तो आप रिफेम्पिन और पिराजिनामाइड का कॉम्बिनेशन बनाओगे, या ठीक है, उसके साथ इथेम्ब्यूटोल वगैरह ऐड करोगे। ठीक है, रिफेम्पिन प्लस पिराजिनामाइड प्लस इथेम्ब्यूटोल, ये करेंगे। ठीक हो गया। तो ये 3 तरह के रेजिमेंट होते हैं, स्टैंडर्ड, अल्टरनेटिव और रेजिस्टेंस। आपने इन तीनों को अच्छे तरीके से याद करना होता है। इनका ड्यूरेशन भी आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे ऊपर वाला जो ड्यूरेशन था 2 महीने तक तो पैरासिटामोल यूज़ करनी है, फिर इसके बाद 4 महीने तक, यानी टोटल 6 मंथ था। यहाँ पर 9 मंथ या 18 मंथ हो सकता है, और यहाँ पर आपने 12, यहाँ पर 18 महीने से ज़्यादा हो सकता है। ठीक हो गया। तो तीनों का आपने टाइम ड्यूरेशन को आपने नोट करना है। नेक्स्ट क्या है? डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एजोल एंटी फंगल ड्रग्स। तो एजोल एंटी फंगल ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहे हैं। तो एजोल आती है, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जो एजोल्स होती है, एजोल क्या करती है? एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। तो एम्फोटेरिसिन बी एनिस्टैटिन ये एम्फीपैथिक पॉलीइन मॉलिक्यूल है, ये एर्गोस्टिरोल के स्ट्रक्चर के अंदर केमिकल होल प्रोड्यूस कर देती है, उसके स्ट्रक्चर को खराब कर देती है। अब बात हम कर रहे हैं यहाँ पर एजोल की। तो एजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या? एजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इसके एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना। स्पेसिफिकली जो 14 अल्फा डीमिथाइलेशन होती है उसको कराने वाला जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है, जिसने लेनोस्टिरोल के 14 अल्फा डीमिथाइलेशन करवानी है, इसने उसको ब्लॉक कर देना होता है। ठीक है, ब्लॉक कर देना होता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म ये होता है कि जो साइटोक्रोम P450 को उसने टारगेट करना है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाए, सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर देना। अब वो पूछता क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर? वो पूछता है राइट डाउन द मेजर यूज ऑफ फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल का मेजर यूज बताइए। तो फ्लूकोनाजोल का मेजर यूज देख लेते हैं। फ्लूकोनाजोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इसोफेगियल एंड ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। इसोफेगियल, और आपको एक बात तो पता है कि जो फ्लू होता है, फ्लू वाला जो होता है, फ्लू की जो सिक्रेशन होती है वो हम उसको निगल भी लेते हैं, तो ओरोफेरिंग से वो इसोफेगस में जा सकती है। ये याद करने का तरीका है। इसोफेगियल और ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसके साथ साथ कोकाइडियार्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है ये। ओके, नेक्स्ट विजाइनल कैंडिडियासिस, इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। जो फ्लूकोनाजोल है ये क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, और ये क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, ठीक है, जब इसका एक्टिव और इन्वेसिव डिजीज होता है, और ये एम्फोटेरिसिन बी के अल्टरनेटिव हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लूकोनाजोल का क्या था? अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर जो फ्लूकोनाजोल का लिखा हुआ होगा, ब्रैकेट के अंदर बना के लिखा हुआ होगा, यहाँ पे वोरिकोनाजोल का बना के लिखा हुआ है। जो ब्लास्टोमाइकोसिस, इसमें फ्लूकोनाजोल लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे तो कोई ब्लास्टोमाइकोसिस लिखा हुआ नहीं था। तो आपने क्या क्या याद रखना है फ्लूकोनाजोल का? इसोफेगियल, वेजाइनल एंड ओरोफिलेंजियल कैंडिडियासिस इसमें इस्तेमाल होती है। क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस और क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस नहीं, क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस और न्यूफॉर्मेंस होती है, और कोकाइडियार्स, इन 3 के अंदर। तो 3C वाला फार्मूला आपने याद रखना है। दोबारा से बता रहा हूँ, ओरोफेरेंजियल, फेरेंजियल और वेजाइनल कैंडिडियासिस के लिए, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस एंड मेनिंजाइटिस के लिए, और कोकाइडियार्स के लिए। तो 3C वाला फार्मूला फ्लूकोनाजोल के लिए है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इंटरफेरॉन इफेक्टिव एज एंटीवायरल एजेंट। कि जो इंटरफेरॉन्स होती है वो किस तरह एंटीवायरल एजेंट के तौर पर ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन को पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा एंटीवायरल ड्रग्स वाले चैप्टर में, क्योंकि इंटरफेरॉन्स इंटरफेयर करती है वायरस की रेप्लिकेशन में, और ये हमारी बॉडी के तकरीबन तमाम सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करती होती है इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स को पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से सामने वाला टेबल होगा, बल्कि यहाँ पर थ्योरी में लिखी हुई है इंटरफेरॉन्स। अब इंटरफेरॉन करते हैं कि इंटरफेरॉन एक हमारे एंडोजीनस ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, प्लाज्मा के अंदर होती है, जो एंटी न्यूप्लास्टिक होती है, इम्यूनो सप्रेसेंट और एंटीवायरल। किस तरह से काम करती है? जो अल्फा इंटरफेरॉन्स होते हैं ना, ये बहुत सारे न्यूप्लाज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। अब काम किस तरह से करती है? इसने क्या करना है, हमारे होस्ट के सेल पर, हमारे जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, उनके ऐसे एंजाइम को इंड्यूस करना है जिन्होंने वायरस की
जो होती हैं आगे जो जीन एक्सप्रेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक हो गया। तो जो वायरस की ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देती है कौन? इंटरफेरॉन। हमारी बॉडी के तमाम सेल के ऊपर जाके काम करते होते हैं। ठीक है। और किन किन कैंसर के लिए इफेक्टिव होते हैं? हेरी सेल ल्यूकेमिया के लिए या अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, तीनों के तीनों ब्लड कैंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट। तो अल्काइलेटिंग एजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया। तो अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर आपने साइक्लोफॉस्फामाइड पढ़ा था, और क्या चीज़ पढ़ी थी आपने? साइक्लोफॉस्फामाइड के अलावा सिस्प्लेटिन पढ़ा था। ये अल्काइलेटिंग एजेंट है। तो अल्काइलेटिंग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अल्काइलेटिंग एजेंट में पहले कौन कौन से आती है? साइक्लोफॉस्फामाइड तो हमने पहले पढ़ा था, जो साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ क्लोरम्ब्यूसिल है और मिक्लोरएथामीन है, मिक्लोरएथामीन होती है। ये तीनों के तीनों कंपाउंड क्या है? नाइट्रोजन मस्टर्ड है। जबकि नाइट्रोस यूरिया के अंदर कैलमिस्ट्रीन आती है और लोमिस्ट्रीन आती है। अल्काइल सल्फोनेट के अंदर बुसल्फीन आती है। दूसरी ड्रग्स जो अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर आती हैं सिस्प्लेटिन, डिकार्बजीन और प्रोकार्बजीन, ये सारी ड्रग्स क्या? अल्काइलेटिंग एजेंट है। सारी की सारी ड्रग्स क्या? अल्काइलेटिंग एजेंट है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता ये है कि ये रिएक्टिव मॉलिक्यूलर स्पीशीज बनाती है। जिस तरह आपने आरओएस का नाम सुना होगा, ये भी कोई रिएक्टिव मॉलिक्यूलर स्पीशीज बनाती है। ये जो करती क्या है? डीएनए की जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है उनकी न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप मतलब न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग, इन शॉर्ट नेगेटिव चार्ज हो गए, तो उनको अल्काइलेट कर देते हैं। स्पेसिफिकली ग्वानिन की नाइट्रोजनस 7th पोजीशन को, N7 पोजीशन को क्या कर देती है? वहाँ पे अल्काइलेशन कर देती है। अब उस अल्काइलेशन की वजह से क्या होगा? डीएनए के स्ट्रैंड आपस में क्रॉस लिंक बनाना शुरू करेंगे, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल जो एडेनिन थायमिन के साथ ग्वानिन साइटोसिन के साथ करती होती है, तो इसके वजह से मे बी एडेनिन ग्वानिन के साथ या साइटोसिन थायमिन के साथ करना शुरू हो जाए। तो ये एबनॉर्मल बेस पेयरिंग की वजह से क्या होगा? एबनॉर्मल बेस पेयरिंग की वजह से डीएनए डैमेज होना शुरू हो जाएगा, स्पेसिफिकली कैंसर सेल का। तो ये इस तरह से जाके काम करती होती है। पहली है साइक्लोफॉस्फामाइड है, दूसरी है मिक्लोरएथामीन है, और इसके साथ साथ क्लोरम्ब्यूसिल, ये भी नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर आती है। जबकि प्लेटिनम एनालॉग के अंदर सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन और ऑक्सैलिप्लेटिन, इन सब के आखिर में प्लेटिन आ रहा है। प्लेटिन प्लेटिन प्लेटिन, एक में सिस फॉर्म, एक में कार्बो और एक है ऑक्सैली। ठीक हो गया। इसके बाद प्रोकार्बोजिन ये वगैरह नाम होगी। लेकिन आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या बताया कि ये रिएक्टिव मॉलिक्यूलर स्पीशीज बनाती है जो कि न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप को अल्काइलेट कर देती है। न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप को अल्काइलेट करने के बाद ये एबनॉर्मल बेस पेयरिंग करवा के डीएनए के स्ट्रैंड को ब्रेक करवा देती है। ठीक है। अगर रेजिस्टेंस करवानी है इन ड्रग्स के अगेंस्ट, तो फिर क्या करना पड़ेगा? डीएनए रिपेयर को बढ़ाना पड़ेगा, या इन ड्रग्स की परमिएबिलिटी को कम करना पड़ेगा, या फिर इनके जो ट्रैपिंग एजेंट हैं वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ऐसे एजेंट जो ड्रग को ट्रैप कर ले। फॉर एग्जाम्पल थायोल। इसके बाद लिखा हुआ है नेम 2 एजेंट्स डेट कॉजेज हेमरेजिक सिस्टाइटिस। वो कौन कौन से होती है? पहला यहाँ पर लिखा हुआ है जो हेमरेजिक सिस्टाइटिस करवाता होता है वो है साइक्लोफॉस्फामाइड। ये नजर आ रहा है आपको, हेमरेजिक सिस्टाइटिस। पहला तो ये हो गया। अब हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता ही है कि ये ड्रग क्या बनाती है? एक्रोलीन बनाती है। क्या बनाती है? एक्रोलीन। तो पहले हम यहाँ पर ये वाला टेबल यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ये हेमरेजिक सिस्टाइटिस आ गया। इसके साथ हेमरेजिक सिस्टाइटिस और और कौन कौन सी ड्रग्स की वजह से हो रहा है? ठीक है। जो मैक्लोरएथामीन है, मैक्लोरएथामीन, इसकी वजह से भी हो सकता है। ये वाला, ये हेमरेजिक सिस्टाइटिस या प्रोकार्बोजिन, इसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ प्रोकार्बोजिन का, हालांकि पास पेपर में मेंशन किया हुआ है। तो मेनली आपने क्या याद रखना है? कौन करवाती है हेमरेजिक सिस्टाइटिस? कौन सी ड्रग होती है? वैसे हमारी साइक्लोफॉस्फामाइड है, लेकिन इसके साथ ये मिक्लोरएथामीन भी करवाती है और प्रोकार्बोजिन ये भी हेमरेजिक सिस्टाइटिस करवा देती है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट। एडवर्स इफेक्ट ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट। अब 1 सेकेंड अल्काइलेटिंग एजेंट के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होंगे? जीआईटी डिस्ट्रेस है, माइलोसप्रेशन और एलोपीकिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैंसर सेल रैपिडली डिवाइडिंग सेल है, लेकिन ये ड्रग्स कैंसर सेल के अलावा हमारी नॉर्मल सेल को भी नुकसान पहुंचा देती है। हमारी बॉडी के रैपिडली डिवाइडिंग सेल जीआईटी के सेल होती है, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल होती है जो बोन मैरो से आ रही होती है, हमारे हेयर सेल होती है। तो वो बंदा गंजा हो जाएगा, ठीक है, या फिर जीआईटी डिस्ट्रेस हो जाएगा, न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, या उसका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा सप्रेस हो जाएगा। साइक्लोफॉस्फामाइड ल्यूकेमिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर, न्यूरोब्लास्टोमा, इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि मैक्लोरएथामीन ये इस्तेमाल करते हैं हॉजकिन और नॉन हॉजकिन दोनों लिम्फोमा के लिए, जबकि नॉन हॉजकिन के लिए हम साइक्लोफॉस्फामाइड इस्तेमाल करते थे।
इसके बाद गिव टू मैकेनिज्म बाय विच रेजिस्टेंस में डेवलप टू एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के 2 मैकेनिज्म बताइए जिसके अगेंस्ट आप रेजिस्टेंस आ सकती है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की। ठीक हो गया। हम इंसुलिन के हवाले से देखें, इंसुलिन कह रहा हूँ सॉरी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के हवाले से हम एग्जाम्पल देखें। तो पेनिसिलिन वाला चैप्टर निकाल लेते हैं। मैं एंडोक्राइनोलॉजी की तरफ चला गया हूँ। क्या मैकेनिज्म होता है, अगर हम पेनिसिलिन की एग्जांपल देते तो पेनिसिलिन का पढ़ लेते हैं। पेनिसिलिन या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बैक्टीरियाइड ड्रग्स होती है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ पहले बाइंड करती है, फिर ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, कुछ आउटोलेटिक एंजाइम आउटोलाइसिन को भी प्रोड्यूस करवा देती है। अब जो इनका मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, अब मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, पहला मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस ये है कि बीटा लैक्टेम रिंग को हाइड्रोलाइज करवा दो, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। इसको कराने वाली बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होती है, स्पेसिफिकली पेनिसिलिन के हवाले से पेनिसिलिनेज। ये प्रोड्यूस होती है स्टेफिलोकोकाई से और कुछ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में। इसके साथ क्या करती हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में, इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस आ जाती है। और ये किसके लिए होती है, अगेंस्ट मेथिसिलिन, और ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड पेनिसिलिन जी इन न्यूमोकोकाई, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और एंटीरोकोकाई, इन दोनों के अंदर यही मैकेनिज्म होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अंदर सूडोमोनास के अंदर क्या मैकेनिज्म होगा, चेंजेस इन पोरिन स्ट्रक्चर के पोन्स के पोरिन के स्ट्रक्चर में क्या हो, चेंजेस ले आए, जिसकी वजह से ये ड्रग आगे बाइंड ना कर सके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। और पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाके पड़ी हुई होती है। ठीक है, ये आपको नजर होगा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस बता दिया पेनिसिलिन के हवाले से। इसके बाद नेक्स्ट है कि अमोक्सिलिन और अमोक्सिलिन प्लस क्लाइवोलिनिक एसिड, इन दोनों को यूज़ क्यों करते हैं साथ मिला के। अब जो अमोक्सिलिन और क्लाइवोलिनिक एसिड, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं अमोक्सिक्लेव। और अमोक्सिक्लेव एक दवाई के तौर पे काम आती है जिसको बोलते हैं ऑगमेंटिन। ऑगमेंटिन मैं ताज़ा ही यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है दवाई का। तो ऑगमेंटिन जो इस्तेमाल करते हैं ये जो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से, तो ऑगमेंटिन में अमोक्सिक्लेव के अंदर अमोक्सिलिन प्लस क्लाइवोलिनिक एसिड। अब दोनों को मिला के क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लाइवोलिनिक एसिड साल्बैक्टेम और टेजोबैक्टेम क्या है, ये बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होते हैं। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं ना बीटा लैक्टेमेज, और कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जैसे गोनोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, ई कोलाई है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। इसको मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था, इसको याद करने का तरीका था तकरीबन GHES, गैस करना आपने, ठीक है, या गीस है, गीस, ठीक है। जी से गोनोकोकाई, एस से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ई से कोलाई और एस से स्ट्रेप्टोकोकाई होती है। ठीक हो गया, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन किन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो होती है पेस्ट के लिए, सोडामोनास, ई से एंटीरोबैक्टर और एस से सिरेशिया। पेनिसिलिन जी और प्रोबेनिसिड एसिड, इनको क्यों साथ मिला के यूज़ करते हैं। अब जो पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन चूंकि पोलर मॉलिक्यूल है तो इनका मेटाबॉलिज्म एक्सटेंसिव नहीं होता, ठीक है। और इसके साथ साथ ये यूरिन के अंदर अनचेंज फॉर्म में रिलीज होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से। अब जो ये वाला जो स्टेप है ना, नॉर्मली यूरिन के अंदर ही अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या ट्यूबुलर सिक्रेशन। लेकिन उसका ट्यूबुलर सिक्रेशन वाला प्रोसेस होता है ना, इसको इनहिबिट करता होता है प्रोबेनिसिड एसिड। तो अगर आप पेनिसिलिन और प्रोबेनिसिड एसिड दोनों इस्तेमाल कर लोगे तो आपको पेनिसिलिन की डोज रिलेटिवली कम चाहिए होगी। ठीक हो गया, क्योंकि प्रोबेनिसिड एसिड इसकी सिक्रेशन को कम कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको कम डोज चाहिए होगी गिवन रिएक्शन का परफॉर्म करने में। क्योंकि बाजू का ऐसा होता है कि पेनिसिलिन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हेमोलिटिक अनीमिया हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकती है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी हो सकता होता है। और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस मेथिसिलिन की वजह से होता है और नेफ्सिलिन की वजह से न्यूट्रोपीनिया हो सकता है। क्रॉस एलर्जीसिटी भी देखने को मिलती है, क्रॉस एलर्जेनिसिटी। नेक्स्ट है नेम 4 थेरापेटिक यूजेस ऑफ रिफाम्पिसिन या रिफामाइसिन भी बोलते हैं, एंड 6 थेरापेटिक यूजेस ऑफ मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल का सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर पहले कवर कर चुका हूँ। मेट्रोनिडाजोल के क्या क्या थे, लुमिनल एक्स्ट्रा लुमिनल मेबियासिस क्या था, गियार्डिया के लिए इस्तेमाल करते थे, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस के लिए इस्तेमाल करते थे, और किन किन कंडीशन के अंदर, वो मैंने आपको निमोनिक दिखाया था प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में, तो उसको भी जरूर देख लेना। मेबियासिस बैक्टीरियोइड्स, सी से कोलिस्ट्रीडियम परफेंजिन्स है, डी से कुछ नहीं बनता, ई से एंटीरोकोलाइटिस सूडोमेम्ब्रेनस एंटीकोलाइटिस, एफ से फ्यूजोबैक्टीरियम, जी से गियार्डियासिस, एच से हेलिकोबैक्टर बाइलोरी, एस से स्ट्रेप्टोकोकाई और टी से ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। तो ये मेट्रोनिडाजोल के फायदे होंगे। और 4 थेरापेटिक यूजेस ऑफ रिफेम्पिन। तो रिफेम्पिन के क्या थेरापेटिक यूजेस होते हैं, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के अंदर। रिफेम्पिन
क्या है इसकी क्लिनिकल यूज़ कि रिफेम्पिन, पहली बात है कि ये इस्तेमाल होती है किसके लिए, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस ड्रग के लिए ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। लेटेंट का मतलब इनएक्टिव एसिम्प्टोमेटिक ट्यूबरक्लोसिस के लिए ऑप्शनल ड्रग होती है, ठीक है, या सोल ड्रग होती है। लेकिन अगर आपने एक्टिव टीबी को ठीक करना है तो आप डिफरेंट ड्रग्स यूज़ करते होते हैं, ठीक है। रिफेम्पिन इसके अलावा जो स्टेफाइलोकोकल और मेनिंजोकोकल कैरियर्स होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। जैसे अगर हम यहाँ से देखते हैं कि क्लिनिकल यूजेस को कि रिफेम्पिन दूसरी ड्रग के साथ कम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर लेटेंट टीबी को ठीक करना हो तब ये सोल ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है, सिंगल यूज़ कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। स्पेसिफिकली जिसमें आइसोनियाजॉइड की रेजिस्टेंस या है या इंटॉलरेंट आइसोनियाजॉइड। लेप्रोसी के अंदर भी देते होती है, लेप्रोसी के अंदर चूंकि डेप्सोन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है तो उसको डिले करने के लिए इस्तेमाल होती है। रिफेम्पिन को वेनकोमाइसिन के साथ इस्तेमाल कर सकती है। बाद अगर ऐसा होता है कि कुछ रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकाई होती है, फॉर एग्जांपल मर्सा होता है या होता है PRSP होता है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इनके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरे यूजेस क्या है, रिफेम्पिन के जो मेनिंजोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल कैरियर होती है उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते होती है। तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर लिया। और आप यहाँ पे देख रहे हो कितना पसीना आ चुका है मुझे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।